सच में कल अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो ना, तो इस इंसान का ब्लेसिंग चाहते हो ना, तो एक थैंक्स तो बोल के जाना चाहिए हर बच्चे को। बाद में अगर नहीं बोल के जाओगे, बाद में कल पेपर खराब गया तो मुझे मत बोलना दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत किया हूं। और साथ में मैं ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले सुन लो कि क्या चीजों पे आपको फोकस करना चाहिए भाई। थियरी में अगर मैं बोलूं तो कल देखो मैंने आपको डीसी पूरा कवर करा दिया, एसी कवर करा दिया आज। साथ में दोस्तों उसके बाद मैंने आपको इतना अच्छा आपको पूरा का पूरा थियरी वाले लेसन्स का दोनों लेसन दोस्तों, बाद में जेनर और एलईडी वाले का एक वन शॉट बना दिया, अभी 15 मिनट पहले ही आया है, आधे घंटे पहले। और देन उसके पहले मैंने आपको बना के दिया दोस्तों वन शॉट वीडियो, कौन से टॉपिक का बना के दिया दोस्तों, इलेक्ट्रिकल मशीन। भाई पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लेना, उतना पावरफुल वीडियो नहीं है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, मेरे पास भी टाइम नहीं है, आपके पास भी टाइम नहीं है, तो इसको इग्नोर मत करो, क्योंकि भाई इससे भी न्यूमेरिकल के बदले इसका थियरी वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, मैक्सिमम पूछा जाता है आपसे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो, आपको लास्ट टाइम पे चीजें बता रहा हूं फटाफट फटाफट। अब देखो सब चीजें नहीं बताऊंगा, उतनी चीजें बताऊंगा जितना आपसे अभी हो सकता है, बस उतनी चीजें बताऊंगा। ये डायग्राम आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो पेपर में लिखने के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों आपको पता है प्राइमरी वाइंडिंग है, ये आपको पता है सेकेंडरी वाइंडिंग है। इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज दिखाई दे रहा है V1, यहाँ पे क्या दिख रहा है V2। अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, ये वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक कोर। देन दोस्तों यहाँ पे देखो फ्लक्स दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, ये प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। अब इसका जो प्रिंसिपल है दोस्तों, बार 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 पेपर में पूछा गया, वर्किंग प्रिंसिपल। पर उसके पहले मैं चाहता हूं कि आप डेफिनेशन लिखो। क्या लिखा है दोस्तों डेफिनेशन, ट्रांसफॉर्मर इज अ डिवाइस that transfer the power from one circuit to another circuit without changing the frequency। तो अगर आप ये लिख सकते हो तो अच्छी बात है, याद हो रहा है तो कोई, नहीं याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मार्क्स नहीं कटेगा। मैं आपको प्रिंसिपल अच्छे से याद करा दे रहा हूं। देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर में ना आपको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर में आपको ये लिखना है दोस्तों कि इसके पास दोस्तों दो वाइंडिंग है, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है। तो देखो यहाँ पे वही लिखा है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इट कंसिस्ट ऑफ टू वाइंडिंग। देन दोस्तों इसके बाद देखो, अब सबसे पहले जो प्राइमरी वाइंडिंग है दोस्तों, वहां से हम एसी सप्लाई कनेक्ट करते हैं, देखो यहां से। तो यही देखा एसी सप्लाई इज, देखो यहाँ पे कनेक्टेड टू द वाइंडिंग कनेक्टेड टू एसी सप्लाई इज कॉल्ड प्राइमरी वाइंडिंग। हम जो सप्लाई देते हैं दोस्तों, किसको देते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग को। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, द एसी सप्लाई इज कनेक्टेड टू प्राइमरी वाइंडिंग, वेयर एज लोड इज, लोड जो हम कनेक्ट करते हैं दोस्तों, वो किसको कनेक्ट करते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग को। कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों एक दूसरे से आइसोलेटेड है दोस्तों, किसके हेल्प से, मैग्नेटिक कोर के हेल्प से। तो देखो यहाँ पे यही लिखा है दोस्तों, देखो आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम आयन कोन। इतने सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे लाइन को अगर आप अच्छे से सुन रहे होंगे, वीडियोस को, मैंने बोला कि थियरी वाले वीडियोस को दो दो बार देखो, सब कुछ आपके दिमाग में बैठ जाएगा। मैं नोट्स की चीजें फिर से मैं बता रहा हूँ, ये नोट्स आपको मिल नहीं पाएगा, मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूं, आपको यहीं से आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, ये चीज का ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट, अब इसके बाद दोस्तों अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो देखो, देयर इज एब्सोल्यूट नो फिजिकल कनेक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, वो नहीं लिखोगे, लास्ट का लाइन चलेगा। अब देखो बताओ आपको क्या सिंपल सा इसके अंदर, अगर कंस्ट्रक्शन, अगर लास्ट टाइम पे आप देख रहे हो डायग्राम प्रॉपर हो गया, अगर आप कुछ नहीं पढ़ के जाने से अच्छा है कुछ पढ़ के जाना है, आप क्या लिखोगे दोस्तों, इट कंसिस्ट टू वाइंडिंग, फर्स्ट वन इज प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंड वन इज सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर विद द हेल्प ऑफ आयन कोर या मैग्नेटिक कोर, आप लिख सकते हो दोस्तों, वो भी आप लिखो। एसी सप्लाई किसको हम कनेक्ट करेंगे दोस्तों, एसी सप्लाई कनेक्टेड टू प्राइमरी वाइंडिंग, ये भी आप वहां पे लिख सकते हो। लोड इज कनेक्टेड टू सेकेंडरी वाइंडिंग, ये सब कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, हो गया। अब इसका प्रिंसिपल एक झटके में मैं आपको याद करा रहा हूं दोस्तों। अब देखो इसका प्रिंसिपल ऑपरेशन है दोस्तों, ये नो लोड पे, इसका लोड पे और नो लोड पे, ये नो लोड कंडीशन पे इसका प्रिंसिपल मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है। देखो मैं आपको याद भी करा दे रहा हूं, देखो क्या करेंगे दोस्तों पता है, इनपुट सप्लाई हम देंगे, किसको देंगे दोस्तों, प्राइमरी वाइंडिंग को। जैसे ही आप यहाँ पे इनपुट सप्लाई दोगे दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे प्राइमरी वाइंडिंग को हमने क्या किया दोस्तों, इनपुट सप्लाई दिया। तो ये देखो यहाँ पे एज सुन एज द प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू सिंगल फेज एसी सप्लाई, मतलब इसको हमने एसी सप्लाई दिया दोस्तों, एसी करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू इट, इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, एसी करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब ये जो एसी जो करंट इसके अंदर दोस्तों जो प्रोड्यूस हो रहा है दोस्तों, ये क्या करेगा दोस्तों, अल्टरनेटिंग फ्लक्स क्या करेगा दोस्तों, जनरेट करेगा किसके अंदर, कोर के अंदर। देखो द एसी प्राइमरी करंट प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग फ्लक्स इन द कोर, ये क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है फ्लक्स। तो देखो पहला लाइन तो आपको याद हो गया कि एज सुन एज प्राइमरी, एज सुन एज क्या कर रहे हैं दोस्तों,
एज सुन एज एसी सप्लाई गिवन टू, इसको हम दे रहे हैं दोस्तों सिंगल फेज ट्रांसफार्मर या तो प्राइमरी वाइंडिंग। यहाँ पे आप सिंपल सा एक लाइन में आप क्या लिखो, एसी सप्लाई किसको हमें देना है दोस्तों, प्राइमरी वाइंडिंग को। ये आपने यहाँ पे सिंपल वर्ड में आपने क्या किया दोस्तों, मेंशन किया। जैसे ही हम इसको प्राइमरी वाइंडिंग को हम जैसे ही क्या करेंगे दोस्तों, एसी सप्लाई देंगे, तो ये क्या होगा दोस्तों, करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू इट। इसके अंदर से क्या होगा दोस्तों, करंट फ्लो होगा। एज सुन एज करंट फ्लो देन इट प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग फ्लक्स। अल्टरनेटिंग फ्लक्स फ्लो थ्रू, कहां से फ्लो होगा दोस्तों, वो मैग्नेटिक कोर या तो आप आयन कोर बोल सकते हो। और दोस्तों इसके बाद ये देखो, ये देखो, ये जो फ्लक्स है दोस्तों, ये क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है किसको, सेकेंडरी वाइंडिंग को, या तो आप इसको बोल सकते हो कट कर रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग को। ये देखो, और जैसे ही ये सेकेंडरी वाइंडिंग को कट कर रहा है या लिंक कर रहा है, लिंक वर्ड याद रखना, मैग्नेटिक फ्लक्स या तो अल्टरनेटिंग फ्लक्स कट द लिंक द सेकेंडरी वाइंडिंग, देन ईएमएफ इंड्यूस इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। बस आपको यही लिखना है, बाय फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एसी सप्लाई फर्स्ट बी, यहाँ पे आप क्या लिखोगे दोस्तों, एसी सप्लाई एज सुन एज एसी सप्लाई गिवन टू प्राइमरी वाइंडिंग, देन ईएमएफ इंड्यूस इन प्राइमरी वाइंडिंग। ये सिंपल आपने लिखा। then current flow in primary winding, then current produced in primary winding, and then it produce alternating flux flowing through the magnetic core, then it finally link the secondary winding, and then EMF induce in the secondary winding। secondary winding में क्या हो रहा है दोस्तों, EMF क्या हो रहा है दोस्तों, induce हो रहा है as per the principle of electromagnetic Faraday law of electromagnetic induction। और दोस्तों यही पूरा का पूरा प्रिंसिपल है दोस्तों ट्रांसफार्मर का। बस यही लाइन, मैं साइड हट जा रहा हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो भाई ले लो, बस हो गया। ये पेपर में बार बार पूछा गया, यही आप लिख देना। अब देखो लास्ट टाइम पे भी अगर आप देख रहे हो तो आपको पूरा का पूरा फंडा याद है, कंस्ट्रक्शन करा दिया, वर्किंग करा दिया, ठीक है। तो यही आपको वर्किंग में लिखना है दोस्तों। ये विथ लोड का कंडीशन है, इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से बैलेंस, वहां पे अगर हम लोड लेंगे तो यहाँ से हम एक और करंट क्या करेंगे दोस्तों, प्रोड्यूस करेंगे I2 फिर फाइनली दोनों कैंसिल हो जाते हैं। ये अगर आपको लिखना है तो लिखो, कि मैंने इसलिए बोला कि लास्ट टाइम पे मैं आपको बता रहा हूं, तो जो चीजों की सच में बहुत जरूरत है वही चीजें बता रहा हूं। देखो कि ऐसा ना हो कि मेरा कोई भी स्टूडेंट ये टॉपिक भी स्किप करके जाए। तो लास्ट टाइम पे भी अगर आप देखो, अब ट्रांसफॉर्मर का बेसिक प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है दोस्तों, इसका सिंपल सा ये पूरा फॉर्मूला है, N2/N1 नंबर ऑफ टर्न, पता है, V2/V1 E2/E1। बस याद रखना करंट उल्टा रहता है, I1/I2। इसके अकॉर्डिंग आप किसी से भी डेफिनेशन बना सकते हो, जैसे मैं इससे बना रहा हूँ, EMF इंड्यूस इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो द रेशियो ऑफ सेकेंडरी इंड्यूस EMF, ये क्या है दोस्तों, सेकेंडरी इंड्यूस EMF है ना, E2 टू प्राइमरी इंड्यूस EMF। प्राइमरी इंड्यूस EMF इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मर रेशियो। अगर कल के एग्जाम में आपको आता है व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर रेशियो, तो आप लिख सकते हो EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी वाइंडिंग टू द EMF इंड्यूस इन प्राइमरी वाइंडिंग इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर रेशियो। हो गया। अब देखो दोस्तों, इसके बाद टर्न रेशियो किसे बोलते हैं दोस्तों, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ ट्रांसफॉर्मर रेशियो। ट्रांसफॉर्मर रेशियो को ही हम क्या करेंगे दोस्तों, उसके रेसिप्रोकल को ही, उसके इनवर्स को ही हम क्या बोलेंगे दोस्तों, टर्न रेशियो बोलेंगे। ठीक है सर, ये भी याद हो गया सर। हाँ, अब इसके टोटल 3 टाइप है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप मतलब दोस्तों कि हमें क्या है पता है, आउटपुट में हमें आउटपुट जो है वोल्टेज वो ज्यादा चाहिए, तो इसलिए देखो V2 जो है दोस्तों ग्रेटर है V1 से, यहाँ पे भी वही लिखा है। अब स्टेप डाउन मतलब हमें आउटपुट वोल्टेज कम चाहिए, तो देखो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज कम चाहिए, इसलिए V1 हमें क्या चाहिए दोस्तों, कम चाहिए। सॉरी, स्टेप डाउन है ना दोस्तों, हमें V2 क्या चाहिए दोस्तों, कम चाहिए। तो देखो यहाँ पे देखो V2 कम चाहिए, इसलिए V1 ज्यादा है। और दोस्तों एक आइसोलेटेड रहता है, देखो आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर, जिसे हम 1-to-1 ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं, जहाँ पे दोनों वोल्टेज अगर सेम चाहिए, तो ये हो गया। लास्ट टाइम पे ये भी आपके दिमाग में बैठ गया। हाँ, ये पेपर में बहुत बार EMF इक्वेशन पूछा गया है भाई, और मैंने इसका इतना सिंपल सा बोलते हैं ना आपके लिए पार्ट लाया हूं कि आप लास्ट टाइम पे जिनको थोड़ा सा मैथ आता है ना, वो चमका देंगे इसको। सबसे पहले ये मैंने पूरा ये देखो, ये अल्टरनेटिंग करंट हम उसको सप्लाई कर रहे हैं, इसलिए देखो यहाँ पे 0 to π 2π फाई इक्वल टू यहाँ पे क्या, φm sin ωt, ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, फाई मतलब फ्लक्स है, पता है, φm मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स है, ठीक है। N1 मतलब नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी वाइंडिंग, F मतलब फ्रीक्वेंसी, ये सब लिखना पड़ेगा। E मतलब RMS वैल्यू ऑफ प्राइमरी इंड्यूस EMF, RMS वैल्यू ऑफ सेकेंडरी इंड्यूस EMF। ठीक है सर, ये हो गया। अब देखो बस ये पेज, आपका आंसर आ गया। इतना सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे बताया हूं। देखो, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ,
लेंस लॉ क्या बोलता है, ये हमने 12th में पढ़ा है, E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ठीक है, अब देखो लास्ट टाइम पे मैं, अगर आप एप्लीकेशन में रहोगे तो मैं ऐसे लिख लिख के मस्त आपको बताता, पर अभी इस टाइम पे आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है लिख लिख के, क्योंकि आपका भी टाइम जाएगा और आपके पास बिल्कुल टाइम है। ये जैसे मैंने फ्रिक्शन का लास्ट मूवमेंट पे आपको चीजें दी थी, और बहुत सारे बच्चों ने बहुत थैंक्स बोला था, सर मजा आ गया सर, लास्ट टाइम पे बस पूरा पार्ट हो गया। अब ये आपको बस याद करना है, E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अब फाई इक्वल टू हमें ये पता है ना दोस्तों, फाई इक्वल टू मैंने बोला ना फाई एम साइन ओमेगा टी। देखो यहाँ पे फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, बस यहाँ पे हमने उठा के फाई की जगह पे फाई एम साइन ओमेगा टी रखा। अब बेसिक डेरिवेटिव आपको आता है विथ रिस्पेक्ट टू टी है, फाई एम कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों कॉस, और आपको पता है बैड फंक्शन है ओमेगा टी, फिर से डेरिवेटिव ओमेगा, ओमेगा आगे लिया। अब देखो दोस्तों ये माइनस है, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी, अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो इसको चेंज करना है साइन में, तो इसको अगर कॉस से साइन में करना है तो साइन ओमेगा टी माइनस 90 आता है, तो ये माइनस की जगह पे ये मैं लिखूंगा, तो देखो यहाँ पे मैंने ये लिखा। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा दोस्तों हमारे ईएमएफ इक्वेशन से, E इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी माइनस अल्फा, तो ईएम के प्लेस पे दोस्तों ये पार्ट आ रहा है, तो मैंने लिख दिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ओमेगा मतलब क्या होता है 2 पाई एफ, ठीक है हमने ये भी रख दिया। अब आपको पता है ई आर एम एस क्या होता है दोस्तों, आर एम एस वैल्यू कैसे निकालते हैं, आज एसी सुबह ही बताया हूँ, √2 से डिवाइड करो, √2 से डिवाइड किया। अब देखो 2 पाई अपॉन √2 कैल्सी में देखो 4.44 आएगा, तो दोस्तों देखो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं लिखूं तो ये मैंने पूरा पार्ट लिखा, तो E1 इक्वल टू देखो 4.44 एन, यहाँ पे फाई एम, यहाँ पे क्या है दोस्तों एफ है ये वोल्ट, और दूसरा ये देखो ये, तो E1 E2 फाइनली हमने डिराइव कर, सिमिलरली लिख लो हो गया E2। बस ये वाला पार्ट में साइड हट जा रहा हूँ, प्लीज अच्छे से इसको डिराइव कर लेना, अगर पेपर में पूछा गया तो सॉल्व करने आना चाहिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे पेपर में ये भी पूछा है, पिछले बार के पेपर पूछा है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर लॉसेस। देखो ट्रांसफार्मर लॉसेस में कॉपर लॉस है, ये अगर आपको पूरा याद हो जाएगा तो इस पे भी मार्क्स मिलेगा। कॉपर लॉस, दूसरा क्या है दोस्तों आयरन लॉस, आयरन लॉस का ही दूसरा नाम है कोर लॉस, उसी को दूसरा हम बोलते हैं कांस्टेंट लॉस। अब इसी के अंदर दोस्तों दो टाइप्स है, और इसी के अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन मेंशन करते हैं। देखो कॉपर लॉस में ना लास्ट टू लास्ट में ना, लास्ट टाइम पे पढ़ रहे हो ना, मैं 2-3 पॉइंट बस बता रहा हूँ। कॉपर लॉस में देखो यहाँ पे जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस की वजह से जो लॉस होता है दोस्तों, देखो यही लिखा है, द लॉस दैट टेक प्लेस ड्यू टू वाइंडिंग रेजिस्टेंस, वाइंडिंग पता है ना, उसकी वजह से जो लॉस होता है उसको कॉपर लॉस बोलते हैं। अब बस ये है, इसको हम क्या बोलते हैं, वापर लॉस को हम दूसरा नाम देते हैं इज अ वेरिएबल लॉस, और ये हमेशा क्या करता है वेरी करता है अकॉर्डिंग टू आउटपुट करंट, इसके अकॉर्डिंग ये वेरी करता है। एंड देन दोस्तों इसके बाद देखो आयरन लॉस, आयरन लॉस को हम पीआई से डिनोट करते हैं, इसके अकॉर्डिंग इसका डेफिनेशन बना सकते हैं, इट इज द सम ऑफ पावर लॉस टेकिंग प्लेस इन द आयरन कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर, या तो इट इज अ सम ऑफ हिस्टेरिस लॉस और दूसरा ईडी करंट लॉस। ये इसके अकॉर्डिंग भी आप इसका डेफिनेशन मेंशन कर सकते हो दोस्तों। देखो इसको मैंने लिखा है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना, और ये भी अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ो। और ये देखो यहाँ पे हीट, देखो यहाँ पे देखो ईडी करंट लॉस ड्यू टू ईडी करंट इंड्यूस इन द ट्रांसफार्मर कोर एंड इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये हमेशा हीट के फॉर्म में जो लॉस होता है दोस्तों उसको हम इसमें कंसिडर करते हैं। बस इतना भी अगर आपने लिख दिया तो हो जाए। केवीए रेटिंग कभी कभी पूछा जाता है, तो ये सिंपल सा पार्ट आपको याद होना चाहिए। केवीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर हमेशा क्या होता है दोस्तों, वी आई अपॉन 1000, 10⁻³ भी बहुत लोग लिखते हैं, V2I2 अपॉन 10⁻³। तो इसके अकॉर्डिंग ये पार्ट हो गया दोस्तों। अब ये होने के बाद हाँ नेक्स्ट आता है दोस्तों, देखो इक्विवेलेंट सर्किट अगर आपको बनाना है तो अभी आप ये पार्ट कवर करने जाओगे तो नहीं कर पाओगे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वाले पार्ट के बदले अगर कोई क्वेश्चन आया तो दूसरा आप अटेम्प्ट कर लेना, पर जो मेरे एप्लीकेशन के स्टूडेंट है जिन्होंने पहले से पढ़ा तो प्लीज आप करना। हाँ अब देखो जो स्टूडेंट ने एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है दोस्तों, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100, पिछले बार ही क्वेश्चन पूछा गया। आउटपुट पावर, इनपुट पावर को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। लॉसेस दो तरह के होते हैं, एक आयरन लॉस, दूसरा कॉपर लॉस, ये हमने देखो यहाँ पे लिखा है। एंड देन आउटपुट पावर आपको पता है दोस्तों, याद है आज सुबह ही मैंने आपको पढ़ाया एक्टिव पावर, याद है आपको, तो वी आई कॉस फाई याद होगा, एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर, वही फॉर्मूला ये हो गया दोस्तों। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये देखो कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी कभी आपको पूछा रहेगा, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी मतलब आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव ले लेना है। देखो इस वाले पार्ट का नॉर्मल डेरिवेटिव यू बाय वी रूल अप्लाई किया, यू बाय वी रूल के अकॉर्डिंग, देखो यू बाय वी रूल के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा अच्छा डेरिवेटिव देख लेना, यू बाय वी रूल पूरा का पूरा अप्लाई किया और उसके अकॉर्डिंग दोस्तों
ये पूरा का पूरा u बाय वी रूल है। देखो ये u है, v है, देखो यहाँ पे v डेरिवेटिव ऑफ u, इस वाले पार्ट का u का डेरिवेटिव विथ रिफरेंस टू i2, तो v2 आएगा, cos पा आएगा, i2 का 1 आएगा। फिर इसके बाद v डेरिवेटिव ऑफ u, u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। फिर ये वाला पार्ट पूरा का पूरा जीरो से मल्टीप्लाई करके जीरो हो जाएगा। फिर ये दोनों में जो कॉमन है उसको हमने कॉमन, ये वाले पार्ट को वहां भेजा, फिर जो जो कॉमन है उसको कैंसिल किया, और लास्ट में हमें ये मिला। और फाइनली अगर मैं इस दोनों को कैलकुलेट किया तो ये मिला। तो ये मैक्सिमम कंडीशन है दोस्तों। कभी कभी आपको पूछेंगे मैक्सिमम कंडीशन डिराइव करने के लिए, या तो कभी कभी बस एफिशिएंसी बोलेंगे, तो आपने को इतना ही कवर करना है। ये ध्यान रखना प्लीज, ये इतना सा पार्ट है, एक बार लिखोगे तो काम हो जाएगा। इसलिए मैं साइड में हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लो स्क्रीनशॉट। इसलिए मैं इतने दिनों से आपको बोल रहा था कि थोड़ा सा पहले पढ़ लिए होते तो अच्छा होता, पर कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइम पे भी हो जा रहा है। अब देखो दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए, एक्चुअल और आइडियल ट्रांसफार्मर। साइड हट जा रहा हूं, इसको अगर एक बार पढ़ोगे तुरंत याद हो जाएगा। देखो यहाँ पे एफिशिएंसी कितना परसेंट है, इसकी एफिशिएंसी देखो 100% है। वोल्टेज रेगुलेशन कितना है, वोल्टेज रेगुलेशन कितना है। देन यहाँ पे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे वहां पे नो लीकेज फ्लक्स है। कॉपर और ईडी करंट लॉस होता है, वहां पे कोई लॉस नहीं है। तो ये अगर एग्जाम में आया तो आपको पता होना चाहिए। जंक्शन कभी कभी पूछते हैं, नो लॉसेस नो लीकेज, वही वाला सेम पॉइंट ये वाला ही आप मेंशन कर सकते हो अगर ये आपको याद है। तो कभी अगर आपसे पूछेंगे, क्योंकि ये सिलेबस के अंदर आपके मेंशन है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये देखो इसके फेजर डायग्राम, एक्चुअली फेजर डायग्राम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगर अभी आप फेजर डायग्राम बनाने जाओगे ना, तो अभी आप बना नहीं पाओगे फेजर डायग्राम। इसलिए मैं फेजर डायग्राम वाला पार्ट आपको अभी बताने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि फेजर डायग्राम अभी आप अगर कवर करने जाओगे तो नहीं कवर कर पाओगे दोस्तों। तो इसलिए, पर जो जो मेन पार्ट था वो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको बता दिया। हाँ, कभी कभी आपसे ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन एक बार देख लेना, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हर तरह से मैंने तैयार किया बहुत अच्छे से। ये मैंने आपको एप्लीकेशन वाला ही नोट्स अब आपको लास्ट टाइम पे यूज हो इसलिए बता दिया, ये सब करने की जरूरत नहीं है लास्ट टाइम पे, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे जो जो मेन था, मुझे ईएमएफ इक्वेशन था मेन आपको बताना। और ईएमएफ इक्वेशन के बाद दोस्तों मुझे मेन आपको क्या बताना था पता है, मेन आपको मुझे बताना था दोस्तों यहाँ पे, हाँ ये देखो ये वाला पार्ट, ये अगर आपके पास टाइम हो तो थोड़ा सा देख लोगे तो अच्छा है। ट्रांसफार्मर टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ये अगर आपके पास टाइम है तो देख लोगे तो अच्छा है, पर कोई जरूरत नहीं यार, जितना आपने देख लिया उतना इनफ है, उतना आपके लिए इनफ है। ओपन सर्किट टेस्ट और ये तो फाइनली देखो फिर से लास्ट में, लास्ट टू लास्ट रिवाइज करा रहा हूँ क्या क्या आपको लास्ट में कुछ नहीं पढ़े हो तो देख के जाना चाहिए। एक आपको ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन और ये वर्किंग बार बार पूछा गया ये। और दोस्तों इसके बाद ये ईएमएफ इक्वेशन भूलना नहीं है, ये ईएमएफ इक्वेशन कैसे डिराइव किया ये मैंने आपको बताया। देन इसके बाद कुछ डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर वो आपको पता होना चाहिए। देन इसका ट्रांसफार्मर रेशियो क्या होता है, टर्न रेशियो क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। लॉसेस क्या है ट्रांसफार्मर के वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। एंड देन दोस्तों इसके बाद इक्विवेलेंट सर्किट तो अभी आप नहीं कर पाओगे, पर एफिशिएंसी आप कवर करके जाओ। तो इस तरह से देखो ये सब फेजर डायग्राम भी आपको बनाने के लिए आना चाहिए, पर अभी इतना टाइम नहीं है दोस्तों फेजर डायग्राम बनाने के लिए। पर कोई नहीं, जितना अभी आपने कवर अप किया है बस कम से कम बेसिक प्रिंसिपल कवर कर लो और इतना हो जाएगा। तो आपको बैकअप में, क्योंकि मैंने नीचे के भी सब टॉपिक्स आपको कवर करा दिए, तो आपका उस टॉपिक से ये टॉपिक का बैलेंसिंग हो जाएगा। पर इतना तो कवर अप करके जाना चाहिए अराउंड 18 मिनट में। अब बस आप इसके बाद ना आप अराउंड 30 मिनट्स अपना टाइम दो, देखो ये लेसन आपका कवर अप हो जाएगा। और एक थैंक्स तो बोल के जाना। जय हिंद दोस्तों।